ओके, तो हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं एंड दे आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करने वाले हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस देखो बेसिकली है क्या, ये है हमारा यस ओके। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, ठीक है, आप इस चीज को देख लीजिए कि हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की हम लोग मेटेलिक कंडक्टर की बात नहीं करने वाले हैं। बात समझ में आई? मेटेलिक कंडक्टर की हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टेंस है उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने टर्म लिया था रेजिस्टेंस, ठीक है, ओम्स लॉ से इसका जो डेफिनेशन है वो ओम्स लॉ से आई है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। रेजिस्टेंस की यूनिट हमने आइडेंटिफाई कर ली और रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। एल लेंथ है, लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का उतना ही ज्यादा होगा। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, ठीक है ना। फिर हमने रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, और ओम को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें केजी, मीटर और एम्पियर और सेकंड के टर्म्स में हम लोग किस तरह से ओम को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देखा। ये इसकी यूनिट है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारे काम आती है बहुत बार न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए कि एक ओम को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी यूनिट हमने कैसे डेराइव की, ये भी आपने देखा कि ओम का जो फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वी बाई वोल्ट बाई एम आई, है ना, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ओके। और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, आपका जो कंडक्टर है वो, ओके। तो उससे फिर हमने वोल्ट का जो है वो लिया डेफिनेशन, वोल्ट की क्या यूनिट होगी वो लिया और वोल्ट के बाद उसको अप्लाई किया और फाइनली हमें वो यूनिट मिल गई। अगली हमारी टर्म थी कंडक्टेंस। देखो कंडक्टेंस बेसिकली है क्या, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर? कंडक्टेंस है आपने जो अभी रेजिस्टेंस लिया ना उसका रेसिप्रोकल है ना। तो हमने किया इसको जी, जी से इसको कैपिटल जी से इसको इंडिकेट करते हैं और 1/r लिया। r की यूनिट क्या है, ओम है, तो ये ओम इनवर्स इसकी यूनिट हो गया। ओम इनवर्स भी बोलते हैं, OHM टू पावर -1 भी बोल सकते हैं, MHO मो भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ही सिस्टम में इसकी यूनिट है साइमेंस, ओके, कैपिटल एस से जिसको इंडिकेट करते हैं। तो 1 ओम की डेफिनेशन हमने ये अभी अभी देखी थी। तो इस जो साइमेंस है वो 1/ओम है, ठीक है, 1/ओम है, कंडक्टेंस की यूनिट है, तो ये इसका इनवर्स हो गया। तो ये साइमेंस का मीनिंग है, केजी, मीटर, एम्पियर और सेकंड के टर्म्स में जो यूनिट है वो, ओके। तो अब हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल बाई ए के। तो जी उसका रेसिप्रोकल है तो वो ए बाई एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हमारा ये छोटा सा क्वेश्चन आ गया था और आज हम लोग चलते हैं आगे, ओके। आगे चल करके हम लोग देखते हैं कंडक्टेंस आपका हो गया और आपका क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस के रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया। अब आप हेडिंग लगाएंगे 3rd नंबर और वो है आपका रेजिस्टिविटी। फटाफट हेडिंग लगाइए रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ओके। और इसको इंडिकेट करते हैं, रेजिस्टिविटी को किससे इंडिकेट करते हैं बताना जरा। रो से होता है ना सर, रो रो से हम इसको इंडिकेट करते हैं जिसको हम लोग RHO लिखते हैं, ओके। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो, ये दो टर्म है आपके सामने, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो टर्म है वो आउटडेटेड हो गई है और IUPAC ने कह दिया कि भाई अब आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो टर्म यूज नहीं लेनी है, यू विल यूज ओनली रेजिस्टिविटी, ठीक है। आप कौन सी टर्म यूज लेंगे, केवल आप रेजिस्टिविटी जो टर्म है वो यूज लेंगे, रो से इंडिकेट करते हैं। अब देखते हैं रेजिस्टिविटी आखिर है क्या। तो आपको ये फॉर्मूला देखो बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। इसको ये याद है ना, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, बता दो जरा। आगे चलें, ओके। तो यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये हम, हाँ, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं और आपका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो है रो। ये लो भाई, ये आपका रेजिस्टेंस का किसकी फॉर्म में किसकी फॉर्म में वो फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टिविटी की फॉर्म में, ठीक है ना। अब
आर का ये फॉर्मूला है, तो रो का फॉर्मूला क्या हो गया, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू आर एल बाई ए। बताना जरा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोल दो, या ए बाई एल क्या लिखेंगे, ए बाई एल हो जाएगा ना, ए बाई एल लिखेंगे, राइट, ए बाई एल। ओके, ये हो गया, ये रो का फॉर्मूला हो गया, देखो ठीक है, ये रो का फॉर्मूला हो गया। अब रो को डिफाइन कैसे कर सकते हैं देख लो जरा, आप खुद ही इसकी डेफिनेशन बना दोगे। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आपका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, देन रो इज इक्वल टू आर। ये लो भाई, बात समझ में आ गई आपका। when area of cross section is equal to 1 centimeter cube 1 centimeter square and length of the conductor is 1 centimeter, then the resistance is known as resistivity of the conductor। बात समझ में आई कि नहीं आई, मींस देख लो, मैं और डेफिनेशन बता देता हूं, आप लोग सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। resistivity is the resistance when area of cross section of conductor is 1 centimeter square and its length is 1 centimeter। ये हो गई डेफिनेशन किसकी, रेजिस्टिविटी की। आप लोग लिख भी सकते हो, देख लो मेरा पेन जहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं मैं 1 लिख रहा हूं, मैंने क्या बोला, रेजिस्टिविटी लिख सकते हो आप लोग। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस when area of cross section is 1 centimeter square and the length of conductor is 1 centimeter, ठीक है, ओके 1 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये 4 आप 1 2 3 4 को सीक्वेंस में यदि स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन अब एक छोटी सी डेफिनेशन और है इसकी, वो क्या है आपका, ये देखो, जब a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर हो और लेंथ क्या हो 1 सेंटीमीटर हो, तो वो कंडक्टर बेसिकली कौन सा है देख लो जरा। आपने जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली वो लिख ली क्या, बताना जरा, बोल दो। यस सर। ओके ओके ओके, तो अब देखना जरा, मैं आपको दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूं। ये जो आपके इफ a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और l इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, अब ये जब दोनों होगा ना, ठीक है, तो वॉल्यूम पता है उसका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आई, ये आपके सामने 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ये लो, इसके हम नेगेटिव पॉजिटिव लगा देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, इसके सारे डायमेंशंस 1 सेंटीमीटर है, ये लो, सारे के सारे डायमेंशंस इसके 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्यूब को क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है, बात आपको समझ में आ रही है, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, इसका वॉल्यूम आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो जब आपका a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और l इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा, तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताया है। तो अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आप दूसरी भी बोल सकते हो, कैसे, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर। बात समझ में आ गई, रेजिस्टिविटी लिख लो, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस of 1 centimeter cube of a conductor, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन हो गई, जो ऊपर वाली डेफिनेशन थी वो भी सही है कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन आपके सामने हो गई वॉल्यूम के टर्म में, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसकी यूनिट देखते हैं, आपको फॉर्मूला तो इसका मिल गया, देखो ठीक है, ये आपको फॉर्मूला मिल गया, क्या है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ये आपको फॉर्मूला है, इसको यहाँ ले लेते हैं, इसकी यूनिट देखते हैं फटाफट, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है। अब इसकी यूनिट आप देखते जाओ, यूनिट इसकी क्या हो गई, रो की, आर की यूनिट क्या होती है आप लोग जानते हो, ओम, ठीक है, ए की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, एल सेंटीमीटर लिया आपने, तो ये क्या हो गया भाई, ये लो ओम सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट हो गई ओम सीएम, ठीक है, ओम सीएम क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई।
ओके, और ये यूनिट ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई टर्म में, अब आप जानते हो सेंटीमीटर तो यूज करते नहीं है एसआई में, ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट हो गई आपकी, बताना जरा, ओम ओम मीटर। मीटर। ये हो गई इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। अब आपको आपको कहेगा भाई ये दोनों हो तो गए, इनमें रिलेशन क्या है, तो भाई बहुत सिंपल सा है, ओम 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 आपका हो गया ओम सेंटीमीटर। ये आपके न्यूमेरिकल्स में ये कई बार ये रिलेशन आपको काम आ सकता है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये यूनिट आप कब लोगे, ओम मीटर आप कब लोगे, जब आप ले रहे हो 1 मीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर, 1 मीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। देखो बात को समझो, आपकी जो डेफिनेशन आ रही है ना, वो यूनिट के हिसाब से आ रही है। इफ योर यूनिट इज 1 ओम सेंटीमीटर, ओके, तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर, ओके। यदि आपने आपको ऐसा ही टर्म्स में डिफाइन करना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, 1 मीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर। यदि आप ये डेफिनेशन लेंगे तो आपको यूनिट ओम मीटर ही यूज लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेफिनेशन तीनों की तीनों हो गई जो मैंने बोल दिया, ओके, कि रेजिस्टिविटी, ओके, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर, और रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर, एक ही बात है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, बस यूनिट चेंज हो जाएगी आपकी डेफिनेशन के साथ साथ, ठीक है ना। तो ये हो गया, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हो गई, ओके, और इसकी ऐसा यूनिट भी हो गई, ये सारी चीजें हो गई। अब हम चलते हैं फटाफट अगली टर्म पे, और वो है आपकी फोर्थ टर्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कंडक्टिविटी। देखो हमने पहले रेजिस्टेंस लिया, फिर कंडक्टेंस लिया, फिर रेजिस्टिविटी लिया, अब कंडक्टिविटी लिया, ठीक है। अब कंडक्टिविटी को आप लोग जानते ही हो, हम लोग क्या बोल सकते हैं, बहुत सी बुक में आपको ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी लिखी हुई मिलेगी, लेकिन यूजीसी ने कह दिया कि अब आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं यूज लेना है, ठीक है, आपको सिर्फ कंडक्टिविटी यूज लेना है। इसीलिए एनसीईआरटी में एक लाइन भी लिखी हुई है कि इसको सिर्फ हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, और अब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूज नहीं लेंगे इस चैप्टर में, ये लिखा हुआ है, ओके। तो कोई बात नहीं, हम इसको डिनोट किससे करते हैं भाई, किसी को ध्यान में है क्या, आपके कप्पा से। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कप्पा, ओके। ये एक ग्रीक लेटर है कप्पा, इससे डिनोट करते हैं इसको कंडक्टिविटी को। अब कंडक्टिविटी बेसिकली है क्या, सर ये कप्पा को सर अपन लिखते हैं कैसे है सर? देखो कप्पा को बेसिकली ये जो आपका स्मॉल के है ना, आपका स्मॉल के है ना, ये स्मॉल के लिखते हो ना आप इसी तरह से, तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ से इसको इस तरह से कर सकते हो, जैसे ये कप्पा हो गया, यस सर। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखते हैं ये है क्या, तो देख आप जानते हो कंडक्टेंस है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, तो कंडक्टिविटी हो गई रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रेसिप्रोकल किसका है बताना जरा, रेसिप्रोकल ऑफ आपका रेजिस्टिविटी, यानी कि रो, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, रो का रेसिप्रोकल है ये। तो अब इसको कप्पा को किससे इंडिकेट करते हैं, कप्पा को कैसे डिनोट करते हैं, कप्पा इज इक्वल टू आपका 1/रो हो गया, ठीक है। अब रो का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, रो का फॉर्मूला भी आपने देखा है, उसको आप रिवर्स करेंगे तो 1/r और l/a हो जाएगा, क्योंकि वहां a/l था ना, r a/l, तो ये इसका आप इन्वर्स करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब आप जानते हो कि 1/r क्या है, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, ये तो कंडक्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका GL/A, ये भी एक फॉर्मूला हो गया कप्पा का, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें यूनिट ले लेते हैं, यूनिट क्या है, अब इसकी कंडक्टेंस की यूनिट तो आप लोग जानते ही हो, कंडक्टेंस की यूनिट क्या है बताना जरा, कंडक्टेंस की यूनिट आपकी ओम इनवर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कंडक्टेंस की, और L/A करोगे तो वो क्या आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आएगा कि नहीं आएगा बताना जरा, कोई दिक्कत है क्या। तो आपके कंडक्टिविटी की यूनिट होगी ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। लेकिन आप जानते हो ऐसा यूनिट तो ये नहीं हो सकती, ऐसा यूनिट साइमेंस की टर्म में होगी, तो ऐसा यूनिट होगी आपकी साइमेंस और आपका सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं, मीटर मीटर आएगा।
मीटर मीटर मीटर, ये लो, ठीक है, ये आपकी हो गई इसकी एसआई यूनिट। ओके, तो इस तरह से ये है। अब ओके, अब यहाँ पर भी एक रिलेशन है आपका, बहुत सिंपल सा रिलेशन है। वो क्या है, 1 साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू आपका 100 साइमेन मीटर इनवर्स। ये भी रिलेशन आपके कई बार न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अब देखो, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, किसको किसको, कप्पा को। तो कप्पा का फॉर्मूला तो आपको मिल ही गया। कप्पा का फॉर्मूला क्या मिल गया आपको, कैपिटल जी एल बाई ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके डेफिनेशन आप खुद ही बना सकते हो। क्या क्या बना सकते हो कि if L is equal to 1 centimeter and A is equal to 1 centimeter square, then kappa is equal to G. Okay, तो हो गया। आप डेफिनेशन क्या बनाओगे, conductivity is the conductance of a conductor having area of cross section 1 centimeter square and length 1 centimeter. ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या है, वो कंडक्टेंस है जब आपका A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और L आपका 1 सेंटीमीटर हो। तो इसको डेफिनेशन को लिख सकते हो आप लोग, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। ये बहुत सिंपल सी बात है ना, कैसे ही लिख लो, कंडक्टिविटी is the conductance of 1 centimeter cube of 1 centimeter cube or 1 meter cube of a conductor। ये लो, हमने दोनों को मर्ज कर दिया यहीं पे। यदि आप मीटर क्यूब लेंगे तो इसकी यूनिट साइमेंस और पर मीटर वाली हो जाएगी। यदि आप सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो इसकी यूनिट आपके साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट्स हैं और ये इसकी डेफिनेशन है। ये हमारी कंडक्टिविटी है। कप्पा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कप्पा का जो डेफिनेशन है वो वॉल्यूम से एसोसिएटेड है। ये जो आपके जो टर्म आपने अभी लिए हैं, रेजिस्टिविटी, और आपने अभी लिया है क्या, कंडक्टिविटी, ये है आपका कप्पा। रो और कप्पा ये दोनों ही एसोसिएटेड हैं, किससे, बताना जरा। ये वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर से एसोसिएटेड है, और वो कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 मीटर क्यूब। उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन आप इन दोनों के रेस्पेक्ट में बना सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन किससे है, वॉल्यूम से है। ये ध्यान रखना, वॉल्यूम से है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट कितना ही हो, वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब बस। ठीक है ना, इन दोनों का। तो ये हो गए दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टर्म। 4 टर्म हम कंप्लीट कर चुके हैं, 4 की 4। अब हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ गई है ना, जो एकदम आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा, और वो है मोलर कंडक्टिविटी। बताना जरा, मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी का जो सिंबल है वो है लैम्डा एम। ये कैपिटल लैम्डा है, आप ये जो लिखते हो ये स्मॉल लैम्डा है, ये कैपिटल लैम्डा है आपका। ठीक है, ये कैपिटल लैम्डा है और उस पर हम सबस्क्रिप्ट लगाएंगे एम, तो ये हो गया आपका लैम्डा एम, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये स्मॉल लैम्डा नहीं है, ये है आपका कैपिटल लैम्डा। ओके, मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। फटाफट लिख लो आप इसकी डेफिनेशन। मोलर कंडक्टिविटी इज द, चलो कोई बात नहीं, आप पहले फॉर्मूला लिख लो, डेफिनेशन आप खुद लिख लोगे, उससे जरूरत नहीं है मुझे बताने की। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये है, ये लो भाई, कप्पा बाई सी। ठीक है ना। तो अब इसकी देखो डेफिनेशन, सी यहाँ पर क्या है वो देख लो। सी यहाँ पर है मोलरिटी, कप्पा को तो जानते ही हो, कंडक्टिविटी है। ठीक है ना। और अब देख लो जरा, इफ मोलरिटी कैपिटल सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, मोलरिटी क्या हो, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, 1 है, देन मोलर कंडक्टिविटी बिकम्स इक्वल टू कंडक्टिविटी। हाँ बताओ। यहाँ पे सर हमने मोलरिटी को सर सी से
ये लिखा सर। सी से हमने हाँ सी से हमने कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए लिखा है। बेसिकली सी इंडिकेट्स कॉन्सेंट्रेशन, और वो कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ मोलरिटी की टर्म्स में ले रहे हैं, ठीक है। तो सी बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इंडिकेट कर रहा है, और वो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोलरिटी के टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करनी है। इसलिए यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं C इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इन मोलरिटी, ये भी लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन मोलरिटी, ठीक है। तो अब देखो जरा, आप लोग देखोगे कि जो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन C, वो क्या है, 1 है। तो आपका ऑटोमेटिकली ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, लैम्डा m और k। अब यहां से आप डेफिनेशन बना सकते हो। क्या डेफिनेशन बनेगी, molar conductivity is the conductivity of 1 molar solution, या of the of 1 molar solution हो गया। molar conductivity is equal to conductivity of 1 molar solution। 1 molar solution की कितनी कंडक्टिविटी है, वही उसकी मोलर कंडक्टिविटी है। बात समझ में आई। इसका मतलब ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये अमाउंट के साथ एसोसिएटेड है, कि आपका अमाउंट 1 मोल होना चाहिए। डिजोल्व अमाउंट है ना, वो 1 मोल होना चाहिए किसी भी सब्सटेंस का। जैसे आप NaCl का 1 मोल डिजोल्व करोगे, ठीक है। अब वो वॉल्यूम कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, वो 100 ml में डिजोल्व किया आपने, 1 लीटर में डिजोल्व किया, उससे कोई मतलब नहीं है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपका 1 मोल होना चाहिए। तो यदि 1 मोल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, कॉन्सेंट्रेशन आपकी 1 मोलर हो गया, ठीक है। उस सिचुएशन में जो भी उसकी कंडक्टिविटी है वो ही मोलर कंडक्टिविटी है। मोलर कंडक्टिविटी जो टर्म से ही पता चल रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आ गई। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो भी कंडक्टिविटी है वही मोलर कंडक्टिविटी है। मोलर का मतलब ऑफ 1 मोल, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आपने लिख ली क्या, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। बताओ जरा। हाँ सर, लिख तो ली है। लिख तो ली, तो फिर एक डेफिनेशन और लिख लो, वो ज्यादा टेक्निकल है, मोर टेक्निकल, मोर करेक्ट डेफिनेशन। अभी तो हमने इजी टू अंडरस्टैंड वाली लिखी है, ठीक है ना। अब फटाफट एक डेफिनेशन लिख लो, जो मैं भी लिख देता हूं यहाँ पर। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस। अब ये जरा समझना इसको, ऑल द आयंस produced by ionization of 1 gram mole quantity of 1 gram mole quantity of electrolyte। ये लो भाई, of electrolyte in a given solution। आपका एक गिवन सॉल्यूशन है, उसमें कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम मोल होना चाहिए। अब आपको कोई पूछे 1 ग्राम मोल क्या है बोल करके, तो 1 ग्राम थोड़ी है, वो क्या है बताओ जरा। 1 ग्राम मोल क्या है बताओ। NaCl का 1 ग्राम मोल क्या होगा बताओ। सर 13 देखो, हाँ, इसका जो मोलर मास है, मोलर मास को ग्राम में आप लिखोगे, इन ग्राम, उसको ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो वही सॉरी मोलर मास नहीं, मोलिकुलर मास, ठीक है। मोलिकुलर मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो उसी को हम लोग मोलर मास बोलते हैं। इसको हम लिखते हैं मोलिकुलर मास, या फॉर्मूला मास आएगा NaCl के केस में। हाँ, फॉर्मूला मास। तो इसका जो भी फॉर्मूला मास है उसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बन जाएगा इसका मोलर मास, ठीक है। और मोलर मास को ही बोलते हैं 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल, इसका मतलब इसका 1 ग्राम मोल क्वांटिटी कितना हुआ, देखो फॉर्मूला मास कितना होगा, 23 तो हो गया किसका, सोडियम का, ठीक है। और इसका हो गया इसका एटॉमिक मास होता है 35.5, टोटल ऐड करेंगे तो 58.5। ये आ गया इसका फॉर्मूला मास, क्योंकि फॉर्मूला का मास है, नहीं कंपाउंड के लिए फॉर्मूला का मास लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मास हो गया, ओके। अब फॉर्मूला मास को हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, 58.5 ग्राम, यही हो गया इसका मोलर मास। और इतनी क्वांटिटी को ही बोलते हैं 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल मीन्स 1 मोल इन ग्राम। देखो इसको समझ लो 1 ग्राम मोल टर्म को, इसका मतलब ये हो गया 1 मोल
एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो ये 1 मोल अमाउंट है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ओके, तो ये मोलर मास और 1 ग्राम मोल ये दोनों एक ही चीज है। बात समझ में आ गई? इन दोनों की वैल्यू NaCl के लिए आपके सामने 58.5 ग्राम। अब उस डेफिनेशन को समझ लो जरा कि लैम्डा m यानी कि मोलर कंडक्टिविटी इज व्हाट इज, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस produced by ionization of 1 gram mole quantity of an electrolyte in given solution। एक सॉल्यूशन आपको दिया गया, उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम मोल अमाउंट प्रेजेंट है, तो उसके मतलब जितने भी आयंस उसमें प्रेजेंट है, आयनाइजेशन से जितने भी आयन प्रोड्यूस हुए हैं उन सब की कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। बात समझ में आ गई? कंडक्टिविटी which is result of all the ions produced by ionization of 1 gram mole quantity of electrolyte in a given solution is known as molar conductivity। ठीक है, तो सारे आयंस की जो 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट से प्रोड्यूस हुए हैं, ओके, उनकी जो कंडक्टेंस है वही आपकी मोलर कंडक्टिविटी है। तो ये मोलर कंडक्टिविटी की दो डेफिनेशन है, ये मैंने आपको बताया है, और मोलर जो 1 ग्राम मोल का जो मीनिंग है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जो मोलर कंडक्टिविटी है ना, ये इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये बड़ी ही डेंजरस टर्म है, बड़ी ही डेंजरस टर्म है। मीनिंग आपने इसका देख लिया, लेकिन ये बड़ी डेंजरस टर्म है। डेंजरस टर्म कैसे है? यूनिट्स, इसकी यूनिट्स और इसके जो यूनिट्स है ना, वो इसके फॉर्मूला पे डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली इसके आपके 3 फॉर्मूला हैं। कितने फॉर्मूला हैं? 3 फॉर्मूला। ओके, इसके 3 फॉर्मूला है लैम्डा m के, ठीक है ना? वो डिपेंड करता है इसकी यूनिट पे कि इसकी यूनिट हम क्या ले रहे हैं। ओके, तो कैसे कैसे वो फॉर्मूला है, कौन कौन सी वो यूनिट्स हैं, उनको हम देखते हैं, उनके बीच में इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे ये भी हम देखते हैं। ये जो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हाईली यूजफुल फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, ज्वाइन द नेक्स्ट मीटिंग।